नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ विद योगी सर। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की थी। मैट्रिक्स में इन्वर्स मैट्रिक्स की परिभाषा आपको बताई और इन्वर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताई थी और एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखाए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं 3 मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम जानते हैं कि 2 मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव हो पाता है जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसा करते भाई, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है इस क्वेश्चन में, तो पहले 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद में जो रिजल्ट प्राप्त होगा या जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका गुणन तीसरी वाली मैट्रिक्स के साथ कर देंगे और फिर लास्ट में ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन दिया है A41, ये कोई मैट्रिक्स है। इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक 3x3 क्रम की मैट्रिक्स के साथ 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 इंटू A41। ये आपके लिए 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं जो किसके बराबर है? शून्य मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स 1x3 क्रम की है और ये मैट्रिक्स 3x3 क्रम की है। तो यहाँ स्तंभों की संख्या पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो इन दोनों मैट्रिक्सों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम होता है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ क्या होगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2a + 4 + 0। ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ a 0 और 2 + 2 हो गया। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 2a और +8 और -4। तो +8 में से -4 घटाएंगे तो कितना आएगा? +4 आएंगे। +8 में से -4 घटा रहे हैं तो प्लस के कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से भी स्पष्ट है कि भाई ये 3 × 3 ये तो हट जाएंगे यहाँ से, ये अब हट जाते हैं और 1x3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो ये भी किस क्रम की है? 1x3 क्रम की मैट्रिक्स है। इंटू A41 इम्प्लाई दैट 0 मैट्रिक्स। ठीक है। अब यहाँ से देखो पौने ये वाली मैट्रिक्स किस क्रम की है भाई? 1x3 क्रम की है और ये वाली मैट्रिक्स किस क्रम की है? 3x1 क्रम की है। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्सों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है ना। तो अब देखो इससे आगे वाली मैट्रिक्स गुणन के पश्चात जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 1x1 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और 1x1 क्रम की मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सिंगल एलिमेंट। जैसे भाई ये है, ये वाली मैट्रिक्स है तो ये किसकी है? 1x1 क्रम की है, तो एक सिंगल एलिमेंट प्राप्त होगा। और इधर आप इस 0 को 0 ना समझें, ये क्या है? शून्य मैट्रिक्स है। और शून्य मैट्रिक्स कैसे लेंगे? इधर वाले पक्ष में यदि 2x2 क्रम की मैट्रिक्स आती है तो इधर वाले पक्ष में भी हम 2x2 क्रम की शून्य मैट्रिक्स ले लेते हैं। यदि 1x1 क्रम की आएगी तो 1x1 क्रम की ले लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 2a²। फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे a के साथ 4a + 4a + 8 + 2a + 4 इम्प्लाइज दैट ये शून्य मैट्रिक्स लिख सकते हैं इसको 1x1 क्रम की, और ये भी क्या है? 1x1 क्रम की है। इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखो इनको ऐड करो 2a²
प्लस 8a और ये 10a हो जाएंगे। 10a प्लस 8 प्लस 4 नहीं, हाँ ये 4 नहीं है तो 4a है। 8 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 12 बराबर 0। भाई मैट्रिक्स के अवयवों की तुलना कर दी हमने। इस मैट्रिक्स में एक अवयव है, केवल एक अवयव है। इस मैट्रिक्स में भी केवल एक अवयव है। तो यदि दो मैट्रिक्स बराबर हों तो उनके अवयवों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना, संगत अवयवों की तुलना कर सकते हैं। मैंने आपको लिखाई थी कि दो मैट्रिक्स यदि बराबर हैं, मतलब दो मैट्रिक्स तभी बराबर होंगी जब उनके संगत अवयव क्या हों, बराबर। इसलिए ये अवयव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो 2 को तो अपन कॉमन ले लेंगे और 0 में भेज देंगे, तो क्या बचेगा a² प्लस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करें तो a प्लस 3 इंटू a प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से a बराबर -3 और a बराबर -2। इस प्रकार a के कितने मान प्राप्त हो गए, 2 मान प्राप्त हो गए। लिखो तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.2 का। यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस के sin अल्फा और cos अल्फा हो तो a की पावर n इक्वल टू इतना प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अपन 2 टाइप से कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है कि a1 का मान निकालें, फिर a² निकालें a डॉट a करके, फिर a³ निकालें a डॉट a मतलब a इंटू a। इस प्रकार से फिर a4 का मान निकालें, फिर a5 का मान निकालें, डॉट 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 an का मान निकालें। लेकिन ये वाला मेथड क्या हो जाएगा, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो फिर इसको कैसे करेंगे भाई, इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन में हम दिए गए कथन को सबसे पहले n = 1 के लिए प्रूव करते हैं, ठीक है ना। फिर n = m के लिए उसको प्रूफ मान लेते हैं और फिर n = m+1 के लिए प्रूव करते हैं। यदि कथन n = m+1 के लिए प्रूव हो जाता है तो वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए क्या होता है, सत्य होता है, ठीक है ना। तो इस सवाल को किसके द्वारा करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन के द्वारा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो भाई, गणितीय आगमन सिद्धांत से ऐसे लिख सकते हैं अपन, उसमें गणितीय आगमन सिद्धांत से सबसे गणितीय आगमन सिद्धांत में सबसे पहले n = 1 के लिए, या फिर ऐसा करो पहले कथन को मान लेते हैं, माना कथन Pn = an = cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस के sin n अल्फा cos n अल्फा, ये है, ठीक है ना। अब देखो भाई n = 1 के लिए, फर्स्ट n = 1 के लिए यहाँ परिभाषा से n = 1 के लिए a1 कितना हो जाएगा, a1 बराबर cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस के sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, जो कि दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि a बराबर कितना है, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस के sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, n = 1 के लिए कथन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इम्प्लाइज दैट n = 1 के लिए कथन Pn सत्य है। अब क्या करेंगे भाई, अब n = m के लिए कथन को सत्य मान लेंगे। माना
n इक्वल टू m के लिए कथन Pn सत्य है, अर्थात am जब n इक्वल टू m के लिए कथन सत्य है तो यहाँ से देखो an की परिभाषा क्या है, इतना है, तो n के स्थान पर क्या आ जाएगा, अब m आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, cos m अल्फ़ा sin m अल्फ़ा माइनस के sin m अल्फ़ा और cos m अल्फ़ा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो am बराबर cos m अल्फ़ा sin m अल्फ़ा माइनस के sin m अल्फ़ा cos m अल्फ़ा, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हम दिए गए कथन को n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए परिभाषा से am प्लस 1 का मान हमें निकालना है, और यदि am प्लस 1 का मान कितना आ जाए, cos m प्लस 1 अल्फ़ा sin m प्लस 1 अल्फ़ा और माइनस के sin m प्लस 1 अल्फ़ा और cos m प्लस 1 अल्फ़ा, तो दिया गया कथन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं भाई आता है कि नहीं आता। am प्लस 1 बराबर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं am डॉट am इंटू a, इस प्रकार से लिख सकते हैं। am की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 से, cos m अल्फ़ा sin m अल्फ़ा माइनस के sin m अल्फ़ा cos m अल्फ़ा। ठीक है। और a की वैल्यू कितनी दी हुई है, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस के sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, इनका मल्टीप्लिकेशन करो। कैसे करेंगे, रो टू कॉलम प्रकार से। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, cos m अल्फ़ा cos अल्फ़ा cos m अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस sin m अल्फ़ा, और sin अल्फ़ा तो ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, sin m अल्फ़ा sin अल्फ़ा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ cos m अल्फ़ा sin अल्फ़ा sin m अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा। अब देखो भाई सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस के sin m अल्फ़ा cos अल्फ़ा, फिर यहाँ भी कितना आएगा, माइनस आएगा, माइनस के cos m अल्फ़ा sin अल्फ़ा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ तो माइनस के sin m अल्फ़ा sin अल्फ़ा, फिर cos m अल्फ़ा का cos अल्फ़ा के साथ तो प्लस के cos m अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a प्लस b। इधर देखो cos a sin b प्लस sin a sin b sin a sin b। इसमें एक मिनट रुको, इसमें मिस्टेक हुई है, इसका हमने पहले इसके साथ किया था, फिर इसका हमने इसके साथ किया, तो ये आना चाहिए था sin वो cos अल्फ़ा आना चाहिए थे, यहाँ sin थोड़ी है cos है। इधर देखो भाई फर्स्ट रो का जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos m अल्फ़ा का तो cos अल्फ़ा के साथ हो गया, ये यहाँ पे आ गया cos m अल्फ़ा, हाँ cos m अल्फ़ा का sin अल्फ़ा के साथ हो गया तो ये आ गया। फिर cos m वो sin m अल्फ़ा का cos अल्फ़ा के साथ होगा तो यहाँ cos अल्फ़ा आता, क्या आता, cos अल्फ़ा। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई थी। तो cos वो sin a cos b प्लस cos a sin b, देखो समझने का प्रयास करेंगे।
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी। तो थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ इसको ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा वो एम प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, और यहाँ से क्या आएगा साइन एम प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। यहाँ से कितना आएगा, माइनस तो कॉमन ले लेंगे, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस ले लिया कॉमन, तो ये बन गया माइनस के साइन एम प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस एम प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये इतना हो गया। तो अंततः परिभाषा से स्पष्ट है कि n के स्थान पर कितना आ गया है, m प्लस 1 आ गया है। कितना आ गया है, m प्लस 1 आ गया है। इसका मतलब क्या है कि दिया गया कथन n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है ना, तो इम्प्लाई दैट हम कह सकते हैं कथन पी एन n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः n बिलोंग्स टू n के प्रत्येक मान के लिए कथन Pn सत्य है। इसका मतलब ये हुआ कि n के प्रत्येक मान के लिए ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, सत्य प्रूव है। ठीक है ना, तो लिख लो इसको। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन शून्य के बराबर है जबकि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर इतना। तो ये हमें प्रूव करना है, तो LHS लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे LHS का मान क्या है, शून्य। तो इधर देखो भाई, शून्य या शून्य मैट्रिक्स है, क्योंकि जब ये मैट्रिक्स के बराबर में कोई अवयव आता है ना, तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये निश्चित रूप से क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। या तो क्वेश्चन में दे देगा और नहीं भी देना तो भी हमें क्या मान के चलनी है, शून्य मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्यूशन, LHS लेके चल रहे हैं। LHS इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, और सेकंड रो है इसकी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर सेकंड मैट्रिक्स है कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा साइन बीटा। सेकंड रो कॉस बीटा साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा। स्पष्ट है, दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 क्रम किए, 2 क्रॉस 2 क्रम किए। तो पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है ना, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो टू कॉलम प्रकार से। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा का कॉस बीटा साइन बीटा के साथ करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना पड़ेगा, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, चाहे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इस टाइप से लिख दो, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा का साइन स्क्वायर बीटा के साथ साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर देखो भाई, यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ से कितना बचेगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस यहाँ से कितना साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इधर देखो भाई क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, एक तो कॉस अल्फ़ा और एक साइन बीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस इधर देखो भाई कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा कॉमन ले चुके हैं, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा बचेगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन अल्फ़ा आ रहा है, एक तो साइन अल्फ़ा आ रहा है, दूसरा एक तो साइन अल्फ़ा आ गया, ठीक है, और एक आ जाएगा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस यहाँ से साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिर इन दोनों टर्म्स में देखते हैं, तो यहाँ से कॉमन आएगा आपका, एक तो साइन अल्फ़ा आ रहा है और एक क्या आ रहा है, साइन बीटा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, तो इसको लिख देंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर यहाँ से देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये भी कितना हो गया, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर इधर देखो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वही है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स है। लेकिन हम जानते हैं चूँकि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू
अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2m-1 इंटू π/2 के लिए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होगा? 0। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये π/2 के गुणज में ये वाले सारे मान हैं जो किसके गुणज में? π/2 के। भाई m का मान आप 1 रख के देखो तो कितना आएगा? π/2। यहाँ से देखो m इक्वल टू 1 के लिए कितना आएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू π/2 आएगा। और m इक्वल टू 2 की बात करें तो 2 2 4 में से गया 3, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 3 π/2 आएगा। इसी प्रकार से अगला आ जाएगा 5 π/2 अगला मान, फिर 7 π/2, यानी कि π/2 के विषम गुणज आ रहे हैं, π/2 के विषम गुणज। और π/2 के विषम गुणजों के लिए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए ये वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इम्प्लाइज दैट LHS का मान क्या आ जाएगा फिर? 0 0 0 0 अर्थात 0 मैट्रिक्स। कोष्टक में लिख देना 0 मैट्रिक्स। यही आपको प्रूफ करना था, तो लिखें, लिखो भाई।